बोल दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से जो मामला चल रहा था और मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा था कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से या एक्स अकाउंट से जो ट्वीट हुई है वो किसने की है, और फिर बात ये हुई कि मुख्तलिफ आवाज़ें भी आईं। लेकिन बहरहाल कल जो PTI के कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें एक दफ़ा फिर PTI ने यू टर्न ले लिया और कल तक जो बैक फुट पर थे आज वो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए वो डट गए हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी वो डिटेल्स कि उस एलामिया में क्या कहा गया है, लेकिन उससे पहले आरिफ अलवी साहब जो कि साबिक सदर पाकिस्तान, वो कल वो वही बात कर रहे थे, आज भी वो वही बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे ये जरा सुनते हैं। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो तो क्या गलत बात की। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ एक मामले पर भुट्टो साहब को कि भुट्टो साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, उन्होंने पर्दा डाला, मगर आपने उनके साथ क्या किया, लटका दिया उसको। फैज अहमद फैज हैदराबाद जेल में गिरफ्तार थे, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था, मौलाना मौदूदी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो, और कौन सी आइडियोलॉजी जो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार हो। कभी आपको 9 महीने मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए, कोई हद है यार। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक दफ़ा फिर गद्दारों की फहरिस्त भी गिनवा दी और उसके साथ उन्होंने कहा कि गद्दारी की डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं तो आपको या किसी को बयान करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नर KP हो या वो मिनिस्टर्स हों इस गवर्नमेंट के, उनका एक ही बयान सामने आ रहा है कि जी आप ट्वीट को डिलीट कर दें। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर KP हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत तो दी है, लेकिन उसके साथ साथ फिर उन्होंने बात की है कि ट्वीट डिलीट कर दें। आखिर इस ट्वीट में ऐसा है क्या जो कुछ नया है, इस पर ज़रा आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन कुंडी साहब क्या कह रहे थे ये ज़रा सुन लीजिए। PTI एक सियासी जमात है, अगर वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के जरिए आना चाहती है तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पॉलिटिकल बंदे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का जो है उससे माफी मांगती हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठना चाहती है तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। माजी में उन्होंने जो मजे चखे हैं, पराए कंधों पर बैठकर बैसाखियां लेकर, अब वो कहते हैं हम उसी तरीके से हमें आना चाहिए, हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। अपने एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं, आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं की है, ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जो है इनका हमेशा ये रवैया रहता है, जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। गवर्नर KP को कोई बता दे कि कल तक तो वो ऑन नहीं कर रहे थे, लेकिन कल जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें वो ऑन भी कर रहे हैं, और ना सिर्फ उसको ऑन कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि अब इसके जो पार्ट्स थे हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के उसको भी वो शाया करेंगे। लेकिन बहरहाल मुसद्दिक मलिक साहब क्यों पीछे रहते हैं, क्योंकि वो नून लीग की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका भी सारा जोर यही था कि ट्वीट डिलीट, क्योंकि ये गद्दारी के ज़िम्मे में आती है, और अगर ये गद्दारी के ज़िम्मे में आती है तो माजी में कौन कौन गद्दार रहा है ये भी मैं आगे चल के बताऊंगी। लेकिन ज़रा मुसद्दिक मलिक साहब को सुन लेते हैं। जो आइन है उसके मुताबिक सब इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, कोई हम गद्दार वद्दार किसी को नहीं कहते, लेकिन खुदारा जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें। जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं, हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे, तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। या हमसे बात करनी है या किससे बात करनी, दीवार से बात करनी है। अमेरिका से बात करना चाहते हैं, उसको कहते हैं इसने साजिश की, फिर वहां पे जाके हायर कर लेते हैं लॉबिस्ट। मेरे साथ टेलीविजन प्रोग्राम पे आपके लीडरान कहते हैं, कभी मुक्ति बाहिनी का जिक्र करते हैं, कभी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? सियासत हम किसके साथ करें? एक पार्टी के अलावा हर एक के साथ तो सियासत कर रहे हैं, हर इदारे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, हर सियासी जमात के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो ये बयानियाँ बना रही है कि जो ट्वीट की गई है या जो वीडियो जारी की गई है या हमूदुर रहमान कमीशन की जो बात की गई है, और अब PTI का मुतालबा ये भी है, वो एलामिया भी, बल्कि मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, बल्कि एलामिया भी हम बाद में करेंगे। जो PTI का जो नैरेटिव है उसको जो काउंटर किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, ख़ासतौर पर PMLN की जानिब से, कि ये गद्दारी के ज़िम्मे में आती है। लेकिन क्या उनको ये याद दिलाना पड़ेगा कि ऐसी ही गद्दारी उनके अपने लीडर और 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं। क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है तारीख के झरोकों से, वो सुनिए। सबसे ज्यादा जदोजहद भी बंगालियों ने की पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बनाने में मरकजी किरदार अदा किया।
और फिर हमने उनको धुतकार दिया और अपने से अलहदा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। जस्टिस महमूद रहमान ने उनके पे मुश्तमिल जो कमीशन बनाया, उस कमीशन ने एक सच्ची खरी रिपोर्ट शाये की। उस रिपोर्ट पे आज तक कभी किसी ने कान नहीं धरे, उसको पढ़ा भी नहीं। शायद अगर उसको पढ़ लेते, उस पर अमल करते, तो आज का पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। अगर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट शाया हो जाती, कोई उसको पढ़ लेता, उससे सबक हासिल कर लेता, तो जो आज का पाकिस्तान है वो इससे कहीं बेहतर पाकिस्तान होता। अब इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पीटीआई ने अपने दौर में क्यों नहीं की, तो यही बात उन पर भी लागू आती है कि उनके भी कई दौर गुजरे हैं, अभी भी दौर गुजर रहा है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उसको शाया होना चाहिए था, या वो समझते थे कि उसको शाया होना चाहिए था, तो देर किस बात की है? आपके भाई वज़ीर आज़म हैं, आप शाया करवा दें। और मरीम नवाज साहिबा भी इसी किस्म के अलक़ाब इस्तेमाल कर चुकी हैं जब उन्होंने एक ट्वीट की थी 2020 में। लेकिन मामला ये है कि ये बातें चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, याद उस वक्त आती हैं जब आप अपोजिशन में होते हैं। उन्होंने कहा था कि 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 लाख हो गया। इसके लिए एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत की पामाल की। महमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिश को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। तो यानी 2000 में कौम जागी थी, 2020 में और 2024 में आप समझते हैं या आप तवक्को करते हैं कि कौम दोबारा से सो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं कोर कमेटी की। जल्दी कोर कमेटी का एलामिया जो जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई की सोशल मीडिया पोस्ट FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी हैं। पीटीआई का महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट फौरी तौर पर मंजर आम लाने का मुतालबा। इस्टेब्लिशमेंट के आईनी हदूद में रह के फ़राइज़ अदा करने के मौक़िफ़ का अदा। गुज़िश्ता 2 साल के वाक़यात को सुकूत ढाका में कलीदी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया। फॉर्मेशन कमांडर के 9 मई से मुताल्लिक़ नुक्ते की तायीद करते हैं। पीटीआई 9 मई वाक़यात को आला सतह तहक़ीक़ात का मुतालबा करती है। चीफ जस्टिस से पीटीआई से मुकदमात से अलग होने की मंजूरी। चीफ जस्टिस का पीटीआई मुकदमात की समाअत करना ट्रायल पे मनफी असरात मुरतब करता है। तमाम चीज़ों पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियत साथ आज मौजूद है, डॉक्टर बाबर अवान साहब, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ है, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबर अवान साहब। वालेकुम अस्सलाम नादिया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर ये ज़रा मुझे इस पे तो मैं बाद में जाऊंगी कि ये जो इनके मुतालबात हैं दुरुस्त हैं नहीं हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो FIA ने अब तहकीकात शुरू कर दी है, अब वो तहकीकात पहले वो इमरान खान साहब के पास गई कि जी आप इसके, उन्होंने कहा कि जी वकील के सामने कराऊंगा। अब उन्होंने रऊफ हसन साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी नोटिस जारी कर दिए। क्या तहकीकात होगी और उसमें ऐसा क्या है जो गद्दारी के ज़िम्रे में आता है? थैंक यू नादिया। पहले सबसे पहली बात यह है कि ख़ास तौर पे जो उमर अयूब को टारगेट किया गया, इज़ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और अभी सेशन शुरू होने वाला है और सेशन के साथ ही उन्होंने FIA को कहा है कि उनको आप ज़रा बुला लें। तो ये एक बदनीयती है बड़ी खुली। वो चाहते हैं कि बजट पे कोई ना बोले और जो अपोजिशन लीडर हैं वो अवेलेबल ना हो, और उनको FIA ने बिठाया हुआ हो दफ्तर में। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और बाकियों को जो नोटिस गए हैं उसको भी मैं मज़म्मत करता हूँ। क्यों करता हूँ? आपके सवालात 3 हैं, मैं शॉर्ट उनके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि FIA किस चीज़ की तहकीकात कर रही है? पाकिस्तान टूटा था या नहीं टूटा था? मशरकी पाकिस्तान जो 7.25 करोड़ की आबादी थी, हमें 5.25 करोड़ छोड़ के वो हमें छोड़ के गए थे या नहीं गए थे? उस वक्त सवाल हैं जो तवज्जो तलब हैं और जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। इसका जो दूसरा पोर्शन है वो ये है कि क्या उसके बारे में रियासत पाकिस्तान ने कोई तहकीकात कराई थी? जी कराई थी, और उन तहकीकात के लिए ये किसी ने नहीं बताया जो मैं बताने लगा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस महमूदुर रहमान के साथ साथ जो सिंध हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे वो भी शामिल किए गए थे उस कमीशन में, और लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब से एक जो जस्टिस थे वो भी शामिल किए गए थे। क्या वो रिपोर्ट रियासत के अहदेदारों के पास पेश हुई थी? जी पेश हुई थी। और उसमें कितना टाइम लगा था? 72 में वो रिपोर्ट जो था उसको पहले इंटरम रिपोर्ट कहा जाता है, वो अबूरी रिपोर्ट उन्होंने दी थी। उसके बाद जब जंगी कैदी वापस आ गए तो 74 में रिपोर्ट जो थी वो पूरी की पूरी दी गई थी। अच्छा, इसलिए कि वो जो कमीशन था वो इंक्वायरी कमीशन था, इंक्विजिटोरियल कमीशन था, और वो एक तरह का कोर्ट ऑफ कमीशन था। 3 सिटिंग जजेस, 2 हाई कोर्ट के और एक चीफ जज थे वो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। क्या वो रिपोर्ट कहीं से छपी है? जी हाँ, वो इंडिया से छपी है। मुशर्रफ के ज़माने में वो रिपोर्ट छपी है।
क्या पाकिस्तान में रिपोर्ट अवेलेबल है? जी पाकिस्तान में रिपोर्ट अवेलेबल है। पहले सवाल का जवाब ये होगा कि जिस चीज़ की वो तफ्तीश करना चाहते हैं पहले FIA को कॉपी लेनी होगी, कॉपी के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिक करना पड़ेगा। इसलिए कि आपने देखा कि यही सवाल आया है जो साइफर का है, वो हर जज पूछता है जिसके पास केस जाता है साइफर है कहाँ। इसी तरह से जो रिपोर्ट है वो कहाँ है? FIA में कोई तारीख दान नहीं बैठे हुए, FIA में कोई उलमा नहीं बैठे हुए सियासियात के, और वो माहिरीन नहीं बैठे हुए कोई निज़ाम हुकूमत चलाने के, वो तफ्तीशी हैं, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई DSP है, कोई हवालदार है और कोई कांस्टेबल बैठा हुआ है वहाँ पे। इसलिए सबसे पहले तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा। अब आप दूसरा पहलू इसका ये है कि तहकीकात किस चीज़ की होगी। तहकीकात ये है कि जो कुछ भी शेयर किया गया है उस अकाउंट में से क्या वो नहीं हुआ, क्या उसके अंदर कोई हमने अपनी तरफ से शेयर करने वालों ने या उस पार्टी ने या जिन लोगों ने शेयर किया है, मैं उनके ऊपर एक जुमला कह के मैं अगले इसके जवाब की तरफ चलता हूँ कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कौम को, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जब 5th जनरेशन वॉर शुरू हुई थी तो पाकिस्तान का इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया था, वो जंग जीत के दी थी पाकिस्तान को। आज जिनको समझा जा रहा है ये बड़े शरपसंद हैं, जिनको कहा जा रहा है बड़े गद्दार हैं, जिनको कहा जा रहा है ये बड़े बागी हैं, इसलिए ये भी इंतहाई काबिल मुज़म्मत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली हुई है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो तहकीकात हैं वो क्या तहकीकात होने जा रही हैं। यानी जिन्होंने किताब का आपके सामने ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक थे जो उस वक्त ईस्टर्न कमांड के अंदर थे, और वो PRO का जो आजकल काम एक इदारा बाकायदा बन गया, गालिबन उस वक्त था या नहीं मुझे पता नहीं है। आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड, हम लोगों ने कॉलेज स्कूल के ज़माने की हमारी बात है जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटा, 53 साल उसको गुजर गए। तो ये जो उस वक्त सिद्दीक सालिक ने एक किताब लिखी, मैंने ढाका डूबते देखा, वो किताब आप उठा के पढ़िए। उसके बाद नवाज शरीफ ने इस मौजू के ऊपर तकरीर की, उसके बाद मरियम नवाज ने इसके मौजू के ऊपर तकरीर की, और उनके 4 वज़रा ने, मैं नाम नहीं उनके लेता, 4 वज़रा ऐसे हैं जो उनमें से एक इलेक्शन हार गए, 3 इस वक्त भी वज़ीर हैं जिन्होंने इस मौजू पे तकरीरें की हुई हैं। तो अगर कोई तारीखी हकायक बयान करता है, फ़र्ज़ करें कि हकायक गलत हैं, तो तब उनसे पूछा जा सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान की आपने हमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाया है वो तारीख है, तो वो तारीख नहीं है जनाब, वो तो कुछ खुशामदी टोलों की लिखी हुई कहानियाँ हैं जो बच्चे पढ़ने के बाद जब वो बड़े होते हैं 8th क्लास से लेके जब वो A लेवल से ऊपर जाते हैं तो उनको पता लगता है ये तो सारा झूठ था जो हमें पढ़ाया गया है। जिस तरह वो जायद फ़खरी ने एक कहा था कि तेरी लंदन में शानें हैं वो सारा झूठ ही निकला, शिकागो में दुकानें हैं वो सारा झूठ ही निकला, तेरी ऊंची उड़ानें हैं वो सारा झूठ ही निकला। इसलिए हिस्ट्री पे कमेंट करना किधर से गद्दारी है? आपने सवाल किया था कि क्या ये गद्दारी ये कुछ भी नहीं बनता, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो सर अब मामला जो अब ये जो गद्दारी हो गई और फला हो गई और ये चीज़ हो गई, तो अगर वो हक़ाइक़ पे मबनी है और अगर वो अब आप ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट अब शाया भी करनी पड़ जाएगी क्योंकि जितना आप मामला की तय में जाएंगे तो फिर ये तो मुझे लगता है कि हमारे लिए मज़ीद सुबकी का ही सामान होगा। देखिए इसके 2 पहलू हैं, एक जो आपने सवाल किया वो बहुत अच्छा सवाल है, उससे पहले लेकिन मैं एक और तरफ आपके देखने वालों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। जो नादिया वो बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान का सूबा है मोस्टली नो गो एरियाज हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ कोई नहीं घूम सकता जब तक हैवीली आर्म्ड, हैवीली गार्डेड, हैवीली प्रोटेक्टेड ना हो। नंबर 1, वहाँ से लाशें आती हैं, पंजाब में भी बेशुमार दूसरे हमले हो रहे हैं। ये जो हमारी नॉर्दर्न पट्टी है जो 2420 किलोमीटर के करीब है जो अफगानिस्तान के साथ है, वहाँ की सूरत हाल आप देखिए, रोज़ हमारे नौजवानों के ऊपर वहाँ पे और हमारे असाकर के ऊपर, हमारे शहरियों के ऊपर वहाँ से हमले होते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं, यानी इसमें से हमने निकालना क्या है? इसमें से आप ये निकालना चाहते हैं कि 2 सेंचुरियाँ मुकदमात की आप इमरान खान के खिलाफ बना चुके हैं, अब 3री सेंचुरी बनाने के लिए आप मवाद ढूंढ रहे हैं। मवाद आपको मिलेगा कोई नहीं, इसलिए कि पिछले 2 साल में जिस दिन 9 मई को 2 वाक़यात हुए, एक वाक़या लोगों को याद रखने की तबलीग की जाती है, दूसरा भूल जाने की तरगीब दी जाती है। पहला वाक़या ये हुआ था कि एक पुरअमन बैठा हुआ यूं करके शख्स वो
इस्लामाबाद की जो सबसे बड़ी अदालत है और पाकिस्तान की वो 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों में से एक है, इमरान खान, वो बैठा हुआ था अपनी बायोमेट्रिक करवाने के लिए, उस पर हमला होता है। ऐसी कोई लोग आते हैं दिन दिहाड़े उसको उठा के ले जाते हैं, उसकी तहकीक की ज़रूरत नहीं है, उसका पर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जिस तरह 9 मई के वाक़यात के एक दिन के अंदर अंदर 10,000 लोग जो थे वो पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए, लेकिन 5 जो तीसरी सिन्फ है वो उन्होंने रऊफ पे हमला किया और वो इस्लामाबाद से अभी तक वो ढूंढे नहीं जा रहे। तो अगर तो आपने टैक्स देता है वो तकरीबन 360 पॉइंट सम बिलियन रुपीस इन्होंने टैक्स दिया हुआ है। इतना टैक्स तो पूरी इंडस्ट्री मिला के नहीं देती, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। तो टैक्स इसलिए देते हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हमें एहसास मिले तहफ़्फ़ुज़ का, हमारी आबरू हो जो आइन के आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। तो इसके बरक्स जो कुछ करेंगे वो अनपॉपुलर होगा बड़ा और लोग रिएक्ट करेंगे उस पर। बिल्कुल ठीक है सर, आपने खुद ही अभी एक तो जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। फिर जो हमने कोर कमांडर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या मतलब कॉन्फ्रेंसेस होती है, नॉट प्रेस, सॉरी सर, और उसके बाद फॉर्मेशन कमांडर की तो 9 मई की बात, फिर उन्होंने उसको भी कोट किया आज के एलामिये में कि जी हम भी चाहते हैं कि 9 मई के जो भी जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिले, लेकिन उनका तयन किया जाए। सर ये तयन कैसे होगा? पीटीआई बार बार कह रही है जुडिशल कमीशन बनाए, क्या आपको लगता है कि हुकूमत या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये वाहिद तरीक़ाकार है जिम्मेदारों के तयन का, या फिर जब हमने समझ लिया है जिसने भी कि यही जिम्मेदार हैं तो बस उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी एक तरफा? आप 4 चीज़ें देख लीजिए इस सवाल के जवाब के लिए। सबसे पहला ये है कि 1 साल गुजर गया है, जो लोग गिरफ्तार थे और उनमें 41 पंजाब के अंदर ख़वातीन हैं जिनमें लेडी डॉक्टर्स हैं, हाईली एजुकेटेड फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज़ और बड़े अच्छे बैकग्राउंड वाली ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, यंग मदर्स हैं, वो सारे के सारे बंद हैं, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू। आंसर इज़ नो, इसलिए कि सबूत ही कोई नहीं है। सबूत क्या होना है? कोई साजिश होगी तो सबूत सामने आएगा। वो तो एक साइफर था, उसका आप उधर आप जाते नहीं है इसलिए कि पर जलते हैं सब, कि उसका नाम आप नहीं ले सकते इसलिए कि वहाँ से डॉलर आते हैं, उनकी सिफारिश से हमें कर्जा मिलता है, इसलिए उनका नाम कोई लेगा नहीं। ये पहली बात हो गई। दूसरा ये है कि अगर किसी ने कोई फेयर प्ले करना है तो फेयर प्ले का तरीका क्या है कि 2 फरीक हैं, एक फरीक कहता है कि ये गलती हुई या दूसरा कहता है ये गलती नहीं हुई, उन दोनों में से किसी एक को तफ्तीश की इजाज़त दी जाए या फैसला करने की इजाज़त दी जाए या उसकी ताकत या उसके मसल के ऊपर जाया जाए, या एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो। जब भी कोई मसला हल होता है तो वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से होता है। ये इंटरवेंशन इस तरह से हो सकती है कि इस वक्त एक जुडिशल केसेस भी हैं, इस वक्त इंक्वायरीज भी हैं, इस वक्त इल्ज़ामात भी हैं और इस वक्त जवाबी इल्ज़ामात भी हैं। तो एक कमीशन बनाना बहुत ज़रूरी है और कमीशन हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जजेस का। उसका सबब यह है कि आपने देखा कि जो हमला हुआ था, एक तो जो हमला हुआ 9 मई को हुआ सुबह के वक्त और उठा के ले गए इमरान खान को, किसी को कुछ पता नहीं था कई घंटों तक कौन लोग थे और किधर उठा के ले गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब लिया उसका नोटिस तो फिर पता लगा कि वो किधर है। जिस तरह अहमद फरहाद को उठा के कोई ले गया, पता नहीं लगा, बाद में पता लगा वो आज़ाद कश्मीर में। और जो रियासत के वकील पेश हुए हैं और उसके अहदेदार पेश हुए हैं, बल्कि अहदेदारों ने जाके ये गवर्नमेंट में ये कोर्ट में कहा कि जनाब ये तो आपकी जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद तक है, वो तो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और इंडिया का मीडिया इस वक्त ढोल बजा रहा है उसको। अभी भी एक वायरल हुई है वीडियो, वो भी आप निकाल के देख लें। तो पहले आपको 9 मई के पहले हिस्से पे इमरान खान के अगवा पे एक कमीशन की TOR बननी चाहिए, दूसरी उसके बाद जो कुछ हुआ TOR उसमें बननी चाहिए, तीसरी इस बात पे TOR बननी चाहिए कि कहाँ था IG जो टिकटॉकर है, कहाँ थे वो सारे पुलिस वाले जो टिकटॉकर हैं पंजाब के, और कहाँ से वो सारे इदारे जिनका काम है आप किसी उस इलाके में जहाँ जहाँ वाक़यात हुए कोई बंदा जा ही नहीं सकता। वहां तो शनाख्ती कार्ड लेके आपको 1.5 घंटा खड़े होना, पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बेटे की शादी, नहीं बिल्कुल ही नहीं जी। अच्छा वो फुटेज किधर गई है? ये भी एक TOR होना चाहिए। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बेटे की शादी में कुछ वकला मौजूद थे, मैं भी उनमें शामिल था। हम गए और उन्होंने शनाख्ती कार्ड देखा, फिर आके शक्ल देखी, फिर दूसरी दफ़ा देखी, फिर तीसरी दफ़ा देखी, फिर 5वीं दफ़ा देखी। तो जब मैंने उस एक लड़के को कहा मैं वापस जाने लगा हूं तो उसने किसी से बात की, उसने कहा आप जाने दो। ये तो हाल है। और इसमें आप ये कहते हैं कि जिसको हम कहें मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम है और कौम मान ले। आपका ये बयानिया मुस्तरद हो गया 8 फरवरी को, लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है।
सर अब जो जिस तरह से आपने जुडिशल कमीशन की आप बात करें कि जो सिटिंग जजेस हैं वो उनका कमीशन बने, सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर भी उसी एलामे की मैं बात करूं, अदम एतमाद का इजहार भी किया गया और कहा यह गया कि जो पीटीआई के केसेस हैं वो उससे फौरी तौर पर अलहदगी इख्तियार करें, यानी पीटीआई के जो भी केसेस हैं उनको वो ना सुने। ये मुतालबा दुरुस्त समझते हैं आप पीटीआई का? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सवालात पैदा कब होना शुरू होते हैं, जब आम आदमी वाला सलूक और होता है और किसी ख़ास मुकदमे में सलूक और हो, तो फिर सवालात पैदा होना शुरू होते हैं। मसलन पहला सवाल ये पैदा हुआ है कि जो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको सुन रही है, वो मुकदमा तो लाइव दिखाया जा रहा था, तो अब उसको लाइव क्यों ना दिखाया जाए जी? उसमें इमरान बैठा हुआ नज़र आ जाएगा लोगों को वहाँ अटक इसके अडयाला जेल के अंदर से, तो क़यामत सुगरा टूट पड़ेगी लोगों के ऊपर और पाकिस्तान में फ़ौरन जल्जला आ जाएगा और किसी को खदशा होगा या किसी को वो पसंद नहीं है या किसी का गुस्सा नहीं उतर रहा या कोई ये पैगाम देना चाहता है पाकिस्तान के लोगों को कि मैं सबसे ताकतवर मैं हूँ। तो ये जो आपकी जो मेंटेलिटी है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज ने डाइसेंटिंग व्यू दिया है। मैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब से टोटली अग्री करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने खुद रास्ता खोला है। जो ऑर्डर इन राइटिंग आया उसमें उन्होंने कहा है कि कोई फरीक भी ये मुतालबा कर सकता है कि आप मेरा मुकदमा उसको आप लाइव स्ट्रीमिंग उसकी करें। अब जो वजह दी गई है वो वजह क्या है? वो वजह वो और सवाल पैदा करती है। वो कहते हैं जी कि चूंकि इलेक्शन जो 8 फरवरी का है उसके बारे में इमरान खान का एक मौक़िफ़ है, तो उनके हुकूक मुतासर होंगे जो इस 8 फरवरी के बेनिफिशरीज हैं। उसके बारे में तो इमरान खान ने बात ही नहीं करनी। इमरान खान ने तो बात करनी है नैब का मुकदमा है कि कानून ठीक है या नहीं है, और कानून ठीक है कि ऊपर में सिर्फ आपकी इजाज़त से नादिया सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक प्रॉपर्टी टाइकून है जिसने एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुँचा दिया पाकिस्तान में जो हाउसिंग का बिजनेस था। आप कहते हैं दुनिया पैसे हमारे पास लाए, आप उसके दफ्तरों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने खरबों रुपए पाकिस्तान के लूट के दुबई में रखे हुए हैं, दुबई लीक्स के ऊपर कोई पाकिस्तान का इदारा, पाकिस्तान का कोई तफ्तीशी, पाकिस्तान की कोई एजेंसी और पाकिस्तान का कोई मुहर्रिक ऐसा जो कानून का ज़ामिन हो वो तफ्तीश करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये डायकोटमी जब होती है तो सवाल पैदा होते हैं। बिल्कुल सही है सर, एक्चुअली वक्त खत्म है, लेकिन वो जो सवाल था वो वहीं पर है। थोड़ा सा अगर आप इसका मुख्तसर जवाब दे सकें कि जो चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद के वो पीटीआई के केसेस से अलहदा हो जाएंगे, दुरुस्त मुतालबा है? ये मुतालबा मेरे ख्याल में पुराना है और रीइटरेट अब हुआ है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसला भी इसके ऊपर मौजूद है कि ये केसेस उनको नहीं सुनने चाहिए। इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर रवान साहब आपके टाइम का, और बड़ी तफसीली और बड़ी डिटेल्ड और जिसको कहना चाहिए कि तारीख़ का मुताला डेफिनेटली डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा करते हैं। उसकी रोशनी में उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, और ख़ास तौर पर जो महमूद रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है कि जब इस पर आप मज़ीद इसकी गहराई में जाएंगे, मज़ीद आप इस पर तहक़ीक़ात करेंगे, तो वो रिपोर्ट जो इतने सालों से मोर देन 50 ईयर्स जो आज तक आपने शाया ही नहीं होने दी, पब्लिक ही नहीं होने दी, वो पब्लिक होगी। शायद बहुत सारे लोगों को, जिस तरह से कल जनरल नईम लोधी साहब कह रहे थे कि शायद लोगों को पता ही नहीं होता कि खान साहब ने ट्वीट क्या कर दिया, आपने बैन इतनी कतगनियाँ लगाई हुई हैं ट्विटर पे, लेकिन अब बच्चा जानने की कोशिश कर रहा है, डिग आउट कर रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्टली रिपोर्ट, कहाँ कहाँ हैं चीज़ें, क्या क्या हैं। अब शायद आपको आने वाले दिनों में इसको पब्लिक भी करना पड़े, बल्कि पीटीआई ने खुद ये बात कह दी है कि अब हम इसकी डिटेल्ड और किस्तवाराना इसको हम जो है वो सोशल मीडिया पर डालेंगे। बट लेट्स सी FIA क्या इस पर तहकीक़ात करती है और किस तरह गद्दारी के एक मज़ीद फतवे लगाती है। ब्रेक। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सिंध की बात हो और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और करप्शन की दास्तानें ना हो, तो ऐसी तो कोई बात नहीं और ऐसे तो हालात नहीं। तो इसी तरह से एक और मामला हमारे सामने आया है जिस पे जो हमारे डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं खबर हुसैन साहब, उन्होंने ये खबर डॉन न्यूज़ पे ब्रेक भी की थी कि सिंध हुकूमत ने एंटी करप्शन में करप्शन सिस्टम पर
वजीर को खत लिखने पर जो उनके अपने चेयरमैन एंटी करप्शन है उनको ही बरतरफ कर दिया। लेकिन हकीकतन मामला है क्या, खावर हुसैनी हमें बताएंगे। जी खावर हुसैन, जरा बताएगा कि मामला क्या है। मतलब चेयरमैन बता रहा है कि करप्शन होती है और जिस मुतालिका वजीर को बता रहे हैं वजीर उनको बरतरफ कर रहे हैं, ये क्या मामला है? ये पिछली ईद से ये मामला शुरू हुआ था। पिछली ईद पर जो चेयरमैन एंटी करप्शन है फरज जुनेजो साहब, इनको एक लिफाफा दिया गया था हैवी अमाउंट के साथ, तो वो इन्होंने वापस किया था और उन्होंने कहा था कि ये आवाम के खून पसीने की कमाई है। ये महकमा सेहत, महकमा एजुकेशन और फूड और दीगर जो हुकूमत के महकमे हैं, ये उनकी कमाई है, आवाम के ऊपर खर्च होनी चाहिए। आप लोग उन इदारों से भत्ता लेते हैं, ये गलत करते हैं। और इन्होंने ये वापस कर दी थी। मेरी 1 महीना पहले जब इनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये सारे मामला बताए भी थे और उन्होंने कहा था कि काफी ज्यादा वो यहाँ पर परेशान है क्योंकि एक जो माफिया है, जो सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, जिस हवाले से उन्होंने अपने खत में निशानदेही भी की। शहरयार मेहर नामी एक प्राइवेट पर्सन है जो इस इदारे से कलेक्शन करता है। महाना तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए महाना जो है वो मुख्तलिफ जो डायरेक्टर्स हैं और निचला स्टाफ है, सर्कुलर ऑफिसर हैं, उनसे ये जो अमाउंट है वो कलेक्ट की जाती है। इस हवाले से उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि वो बारहा मना भी कर चुके हैं कि मेरा एक मजहबी लगाव है, मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ और मैंने अपना पूरा करियर जो है वो ईमानदारी के साथ नौकरी करके गुजारा है, मुझे इन चीजों में इन्वॉल्व न करें। लेकिन उसके बावजूद अब जब उन्होंने ये लिफाफा वापस किया और बारहा उन्होंने मना किया तो उनको इस सिस्टम के लिए खतरा समझा जाने लगा और किसी तरह से अब ये कोशिशें हो रही थी कि उनको रास्ते से हटाएं क्योंकि उनके होते हुए इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी करप्शन करने में और जो मामला यहाँ पर चल रहे थे। इस हवाले से फिर उन्होंने मुख्तलिफ औकात में वजीर साहब को भी इन्फॉर्म किया, जो मोहम्मद बख्श मेहर हैं वजीर एंटी करप्शन, उनको आगाह किया, दीगर अफसरान जो थे उनको आगाह किया। ये वजीर साहब के घर भी गए और वहां पर भी एक मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने ये बात कही। उसमें ये शहरयार मेहर नामी जो फ्रंट मैन था ये भी मौजूद था और डायरेक्टर एंटी करप्शन मौजूद थे। उनको पूरी कहानी बताई कि इस तरह से महकमा जो है वो नीलाम घर की तरह चलाया जा रहा है और अफसरान से ट्रांसफर पोस्टिंग्स के पैसे लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो अफसरान तैनात हैं उनसे मंथली वसूल की जा रही है और मुख्तलिफ जो सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे हैं वहां से हर महीने एंटी करप्शन को लाखों रुपए दिए जाते हैं कि वो एंटी करप्शन जो है उन महकमों में इन्वॉल्वमेंट ना करे। जिस तरह से मिसाल के तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो अपने सारे अफसरान से एक कलेक्शन करता है महीने की और वो एंटी करप्शन को पहुंचाते हैं ताकि एंटी करप्शन जो है वो एजुकेशन वालों को तक न करे। अच्छा, मुझे मुख्तसरन एक सेकंड सॉरी खावर, एक सेकंड जो शहरयार मेहर का आपने जिक्र किया, वो जो लिफाफा दे रहा था या जो बत्ता खुद ही लेता है या करोड़ों की मद में, जो आपने कहा महाना तौर पर, महाना उस पे, वो खुद उस मीटिंग में मौजूद था इन मिनिस्टर मोहम्मद बख्श मेहर के घर पे? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टम चलता है। हर एक इदारे के अंदर एक अफसर मुतय्यन किया जाता है जो एंटी करप्शन के लिए वहां से भत्ता वसूल करता है या मंथली वसूल करता है, जिसे आप मंथली कह सकते हैं। यानी एजुकेशन में, हेल्थ में, फूड में, हर डिपार्टमेंट में, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, MDA में, मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दीगर जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें वो शख्स जो है वहां से हर महीने कलेक्शन करके टाइम। अच्छा, तो उस मीटिंग का बिल्कुल ठीक है। सॉरी खबर, टाइम थोड़ा सा कम है। मैं जानना चाह रही हूँ कि उस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? क्या नतीजा फिर ये निकला कि खुद जो चेयरमैन थे उन्हीं को बरतरफ कर दिया? पहली मीटिंग जो हुई थी उसमें जो मिनिस्टर एंटी करप्शन थे मोहम्मद बख्श मेहर, उन्होंने सराहा था इनको और उन्होंने कहा था कि मैं भी ये चाहता हूँ कि इदारे में बेहतरी आए। हमारा महकमा ऐसा है जिसको हुकूमत के सर का ताज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इदारा बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा तो करप्शन का खात्मा हो सकता है सिंध से और दीगर इदारे जो हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। फिर क्या हुआ? ये अल्फाज हुए। फिर उन्होंने कहा कि हम एक नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे और उसमें फिर हम आपसे तजावीज लेंगे कि क्या बेहतरी हो सकती है। उसके बाद फिर 20 मई को दोबारा एक मीटिंग हुई तो उसमें भी ये कहा गया कि आपसे तजावीज लेंगे, लेकिन तजावीज ली नहीं गई और मीटिंग इसी तरह से बर्खास्त हो गई और ये मामला बढ़ता चला गया और तशवीश पाई जा रही थी पूरे महकमे में इनके होते हुए कि ये अगर चेयरमैन रहेंगे तो काम नहीं हो सकता है और कलेक्शन में और दूसरे मामला में, क्योंकि ये अपने जो समझते थे कि ईमानदार अफसरान है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन नौबत बरतरफी तक क्यों पहुंची?
बस फिर बिलाखिर जो सिस्टम था वो भारी था, वो अपनी मर्जी के अफसरान तैनात करवाता है क्योंकि उन्हें महीने की कलेक्शन करनी होती है इस सिस्टम ने। तो जब वो देखता है सिस्टम के एक अफसर जो है वो पूरे मामले को खराब कर रहा है और कलेक्शन नहीं हो पा रही है टाइम पर, तो फिर वो शिकायत करता है अपने ऊपर लेवल के लोगों को और उनको कहता है कि बाबा इस बंदे को हटाएं ताकि हम अपने जो अहदाफ हैं करप्शन के जो हमें जमा करनी है मंथली वो टाइम पर पूरी तरह से हम कर सकें। तो अब मेरी ये तजवीज है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि 21 ग्रेड का एक ऐसा ईमानदार अफसर, हाँ डेफिनेटली बहुत शुक्रिया खावर, उन्हें इस चीज का नोटिस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि थोड़ा सॉरी टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हायब जो है वो इस चीज़ का नोटिस लें। लेकिन मुझे हैरत है, आप तो खुद कवर करते हैं कि आप समझते हैं कि जो बत्ता होता है और जिस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है, क्या वो और 15 साल से कंटिन्यू एक गवर्नमेंट, अब तो मेरा ख्याल है 16 साल शुरू हो रहे हैं और इस गवर्नमेंट के हायब्स को या जो करता धरता है उनको ये बात पता ही नहीं है। तो सिंध में तो जिस तरह से सिस्टम चलता है और जिस तरह से बात होती है वो हमें और आपको सबको पता है, बट स्टिल उम्मीद कर सकते हैं, ख्वाहिश का इजहार भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि ये जो करप्शन का बाजार है इसमें ख़त्म तो क्या हो लेकिन कुछ कमी वाक़या हो जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला कुछ मज़ीद इशूज़ पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। PMLN के सीनियर रहनुमा हैं शेख रोहेल असगर साहब और वो भी इस वक्त कुछ नाला हैं और कुछ इल्ज़ामात भी उनके हैं। जैसा कि जब NA 121 से जो नतीजा आया और उसके नतीजे में वो कामयाब ना हो सके, जिसका इल्ज़ाम भी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर पर भी लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गठ जोड़ है। बाकी नून लीग के हवाले से उनका कहना है कि वो नून लीग उनसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों है या उनको ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, ये हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख रोहेल असगर साहब। ये मेरा ख्याल है मैंने बड़ी तफसील से ये बात कर दी है। अब मैं समझता हूँ अब ये यार किस्सा पुरानी हो गया। अब मेरा ख्याल में हमें आगे देखना चाहिए, बस तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके वजूहात क्या थी, बड़ी तफसील से बात बता चुका हूँ। अब मैं क्या इसमें बार बार इस मामले में उलझता रहूँ। मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा बड़े मसाइल हैं आपके मुल्क के लिए, आपके लोगों के लिए, हमें आपको देखना चाहिए। हाँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ कोताहियाँ मुझसे हुई हैं उनका अजाला हो जाए। अब इसके अलावा और मेरे पास अब क्या है, इसके अलावा मैं नहीं कह सकता हूँ। बल्कि मैं तो ये भी आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि हमारे मुल्क में जो मैंने जो देखा है आर्मी में, ये सियासत तो सारी होती है जीते हुए लोगों, आने वालों की क्या सियासत होती है। बस वो अपना मशवरा ही दे सकते हैं, कहीं कहीं तो मशवरा को मान ले ना माने, बस ये उसकी सच तो बोलना चाहिए ना। अब नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब आप बात करते हैं शेख साहब माजरत, लेकिन जब आप बात करते हैं कि चले जी आगे बढ़े, ठीक है, अच्छी बात है, मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन उस मूव ऑन में हम क्या समझे कि अब आप PMLN का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये आपको किसे, आप क्यों इतना शौक है? मैं अक्सर जो एंकर्स हैं उनको ये कहता हूँ कि आपको इतना शौक क्यों कि मुस्लिम की खून छोड़ दूं या वो मुझे निकाल दे, ये मुझे नहीं सर, हमें क्यों शौक है? ना, हमें तो शौक नहीं हो सकता ना, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। माजरत सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप रहे आप ना रहे, लेकिन सवाल इसलिए पूछा सर, विद ड्यू अपॉलॉजी सर, सिर्फ सवाल इसलिए पूछा सर माजरत के साथ, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ वो बात मुकम्मल कर लूं, सफाई दे दूं अपनी, कि आपने कहा था कि नून लीग मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर रही है, तो क्या हम ये समझे कि आपने भी अब मूव ऑन कर जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे? मेरे कभी भी अल्फाज नहीं हुए, मैंने हंसते हुए जरूर कहा था कि देखिए एक तो पहली बात ये है तो जो शख्स मेरे से जीता या कामयाब हुआ उसको नून लीग ने अडॉप्ट कर लिया जी। लेकिन अभी ये जो आपकी जनरल काउंसिल का इजलास हुआ था, मुझे याद किया गया था, मैं गया था वहाँ पे, बिल्कुल शामिल हुआ था और तजदीद में भी शामिल हुआ था। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि अगर आप मुझसे ये हालात के बारे में पूछेंगी तो मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊंगा, रियलिटी ऑन ग्राउंड बताऊंगा, तो इसका मतलब ये कि मैं नून लीग से लड़ा होगा। अब क्या कहूँ, मैं कहूँ गरीब आदमी को रोटी पूरी मिल रही है, ये कह दूँ? ये तो नहीं हो सकता ना, मेरा भी ज़मीर है भाई, क्या करूँगा? मैं सिर्फ एक सियासी जमात का वर्कर थोड़ी हूँ, एक इंसान भी हूँ, एक मेरी अपनी ज़ात भी है।
मैंने लोगों को सामना भी करना है। मैं सारा दिन यहाँ बैठता हूँ, लोगों को सामना करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो मैं झूठ नहीं कम समझता, ये मेरी बदकिस्मती है। और जिस दिन ये काम करना शुरू कर दूंगा तो मेरे ख्याल में सबसे कामयाब सियासतदान जो है वो शेर होगा उसको रोका कर झूठ बोलना शुरू कर दे। और इस बारे में ये हमेशा ये कहता हूँ कि झूठ का मतलब आप किसी को उम्मीद दिला रहे हैं, और जब वो उम्मीद टूटती है तो इंसान बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मैं गुनहगार उनसे बचता हूँ। मैं ये कहता हूँ चलिए जो सच मेरे सामने आता है मैं कह दूँ, बस इतनी सी बात है। वो आप उसको जैसे मर्जी ले लें, आप नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, आप उसको जिस तरह समझते हैं उसको आप समझ जाए। मेरा ऐसे कोई ठीक है। इरादा भी नहीं है और ऐसा काम भी तो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है सर। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी तो नून लीग का बयानिया ये था, या शहबाज शरीफ साहब का बयानिया ये था कि हमने सियासत दाव पे लगाई और सियासत नहीं रियासत बचाओ। इन दोनों में से वो किस चीज में कामयाब रहे आपकी नजर में? मैं अगर तो मैं आपकी बात को जो समझ सका हूँ, वो आप पीडीएम की गवर्नमेंट की बात कर रही हैं, तो मेरे जाती ख्याल में देखिए, मैं ये अक्सर बेशतर कहता हूँ, किसी भी हुकूमत का, किसी भी सियासी जमात का सबसे मजबूत जो होता है वो होता है उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन विभाग। वही आपका एक बिल्ड करता है, आपका इमेज बिल्ड करता है। वो इतना इतना उसको अकल और दानिश के शऊर होना चाहिए। मेरे ख्याल में पीडीएम की हुकूमत जो 16 महीने की जो हुकूमत थी, उसमें एक ही एजेंडा था कि किसी तरह इस मुल्क को आप डिफॉल्ट होने से बचा, क्योंकि वो इतनी एक बर्बादी की तरफ जा रहा था कि वो बर्बादी आप शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। या कोई भी अगर कोई मुल्क या स्टेट अगर डिफॉल्ट करती है तो उसके हालात आप अगर देखें तो मेरे ख्याल में आपकी 14 तबक रोशन हो गए। तो वो हम आवाम तक वो चीज़ को एक्सपोज ही नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप जितना सारा वो गन था वो आपके खाते में पड़ गया। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि उसको अब भूल के अब हमें आगे दें। आज भी अगर आप इसको ठीक कर लें, ख्याल में बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत सारी आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको दुरुस्त हो जाएंगी और आपका वोट बैंक भी बढ़ जाएगा, लोग आपके लिए बेहतर सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप मतलब अगर रिजॉल्व नहीं करते, इशू नहीं रिजॉल्व करते या आप डिलीवर नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल में शायद मुश्किल हो जाएगा, सियासी तौर पर मुश्किल हो जाएगा, मेरा जाती ख्याल। ओके, जाहिर सी बात है, सारा डिपेंड ये कर रहा होता है, खासतौर पे जब गवर्नमेंट में कोई भी इवन पार्टी हो, आपकी हो, पीटीआई की हो, उनका तो नेक्स्ट इलेक्शन का बयानिया उसकी परफॉर्मेंस ही होती है। तो सर लेकिन उसके साथ साथ अब मामला ये है कि जैसे ठीक है पीडीएम की गवर्नमेंट, आपने कहा हालात बहुत ख़राब थे, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना था, वो कर लिया, लेकिन उसकी पोर्ट्रेट सही से नहीं कर पाए। लेकिन उसकी फिर क्या वजह है? मतलब अगर आपने एक अचीवमेंट हो भी गई कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, फिर नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद आपकी पार्टी नून लीग ज़वाल पजीर रही, वो इलेक्शन में एक मजबूत जमात के या मजबूत तरीन जमात के तौर पर उभर के सामने नहीं आई, जबकि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से के बाद बड़ी तवक्कुआत थी। तो इसकी क्या वजह है? मैंने आपको बताया ना कि वो जो आपकी कारकर्दगी थी 16 माह की, वो आपने बेहतर तौर पे आप एक्सपोज नहीं कर सके। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको फिर उससे ऑब्वियसली अगर आप काम नहीं करते या आप डिलीवर नहीं करते तो उसका फिर आपको खमियाजा तो वक्त भुगतना पड़ता है, और फिर आप बता भी नहीं सके कि आपका मकसद क्या था 16 महीने। अगर यही आप क्रेडिट ले जाते कि 16 महीने में आपने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, तो मेरे पास लोग बात ये समझ जाते। लेकिन चूंकि लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा है, इसकी लोग शायद वो भी नहीं समझ सके। लोगों का जो मामला है वो अपनी भूख के साथ वो ज्यादा इसको सीरियस लेते हैं, वो टेक्निकल चीजों को नहीं समझते। लेकिन बहरहाल एनीवे इसको देखना चाहेगा। अब देखें ना, अब आपके पास वक्त है, अब आपके पास वक्त है, लेकिन इसमें अगर आप सियासी मुखालफतें खत्म करके आप अगर अपने आप को फोकस करें रियल जो आपके इश्यूज हैं उसकी तरफ, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
लेकिन ऑपोजिशन का तो काम है, ऑपोजिशन ने तो आपको उलझा के रखना, और अगर आप उलझ जाएंगे, अगर आप उनको ट्रैक में आ जाएंगे, तो आपकी जो एक कारकर्दगी है वो खराब होगी। तो मेरे अपने ख्याल में आपको उस तरफ कम अपनी फोकस करना चाहिए, आपको अपने कामों पे फोकस करना चाहिए। गलत किस्म के बयानात की वजह से आपकी तवज्जो कहीं और तरफ चली जाती है। जरूरी नहीं है कि एक अगर ऑपोजिशन लीडर कोई आपके खिलाफ बयान देता है तो आपने वो कसम नहीं खाई हुई कि आपने उसके जवाब दर जवाब देना, तो वो तो फिर उलझने पैदा होती है ना। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल में, शायद मैं एक दफा पहले भी कह चुका हूँ कि जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं वो आपका तर्जुमान जो होता है वो उस पर बयान देता है, लेकिन यहाँ पे तो हर कोई बयान दिया जा रहा है। उसको आप कैसे, आप उसको तो आप रोक सकते हैं ना। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इस पे सख्ती से अमल करवाएं और ये करें कि ठीक है अपने अपने कामों पे आप फोकस करें। मतलब एक सर, आप समझते हैं जी जी सर, आप समझते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनते तो हालात ज़्यादा बेहतरी की तरफ गामजन होते, और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने, तो ये जवाब तो मेरे ख्याल में शायद मियां साहब खुद ही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो शायद तबई तौर पे वो वो अपने आप को इस तरह नहीं समझते थे कि वो इतना बड़ा प्रेशर अपने पे ले। मेरा अपना ख्याल है। बाकी तो इस सवाल का जवाब तो उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। मेरा नहीं ख्याल कि मैं उनके इस सवाल का जवाब दे सकूं, और अगर दूंगा तो मेरे ख्याल में शायद जवाब जो है वो नहीं, कौन सा जल्दी प्रेशर वो होगा। नहीं ले सकते थे? आप किस, सॉरी सर, आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि वो मेरे ख्याल में उनकी सेहत जो है ना वो इतना बड़ा प्रेशर लेने काबिल नहीं थी, तो इसलिए मेरे ख्याल में आज खुद उन्होंने स्टेप डाउन किया। लेकिन आप देखें ना, अब जब वो सदर बन गए, तो सदर बनने के बाद तो मेरे ख्याल में उनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल शुरू हो जाएगा। रोल तो पहले भी था, छोटे भाई उनके वज़ीर आज़म हैं, बेटी उनकी वज़ीर आला है, तो उनको मशवरे देते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में। बल्कि मेरे ख्याल में जो बैरूनी ताकतें जो जिनका उनके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप देखते हैं वो क्या रिएक्ट करती हैं, उनका क्या होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बड़ा अहम नुकता। नज़ीर, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आप कह रहे हैं कि वो उनकी सेहत के मामलात ऐसे थे कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते थे, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले तक हमने पूरी की पूरी जो कैंपेन थी पाकिस्तान को नवाज दो, इलेक्शन से एक दिन कबल आके अखबारात आप उठा के देख लें तो पूरे अखबारात जो है वो पाकिस्तान को नवाज दो से की हेडलाइंस और उसके इश्तिहारा से भरे हुए थे। तो फिर ये बात एक दिन पहले नहीं बताती कि सेहत के मामला ठीक नहीं है और प्रेशर नहीं ले सकते? इसका जो मैं जो तजिया करता हूँ या जो मेरी सोच है वो ये है कि देखिए, मुस्लिम लीग नून का आप किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी ये सवाल करेंगे, तो नून लीग का जो रुए रवा है वो तो मियां नवाज शरीफ और वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अगर वो ये बात कह देते तो मेरे ख्याल में शायद उनका वोटर या सपोर्टर वो बड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता। फिर इतनी जो आपको मिल गई है मेजॉरिटी, फिर वो मेरे ख्याल में शायद और ज्यादा खराबी बाइक बन जाती। क्योंकि जब आपका वोटर या आपका सपोर्टर या आपका कारकुन जब दिल बर्दाश्त होता है तो वो उस तरह दिलजमाई से काम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये शायद ये बात होगी। सर ठीक है, हो सकता है ये आपका आप तजिया इस पे कर सकते हैं, लेकिन देखा तो जो हालात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वोटर दिल बर्दाश्ता ही रहा। अब उसकी वजूहत क्या है इसमें हम नहीं फिलहाल जाते। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो पार्टी के सदर बन गए और जाहिर है उसकी अपनी एक अहमियत है, क्या तब्दीली ला सकते हैं वो पार्टी में? क्या वो पार्टी में एक नई रूह किस तरह से फूंक सकते हैं? क्या बयानियाँ लेके उनको जाना चाहिए पब्लिक में, या आपको लगता है जाएंगे जो पब्लिक अब बाय करेगी? जमात का सदर एक बड़ी अहम चीज होती है, और खासतौर पे मुस्लिम लीग नून का जो अब सदर बने हैं वो मियां साहब, ऑब्वियसली एक अपना रखेंगे, वो फोकस रखेंगे उसके ऊपर, लोगों को ध्यान भी रखेंगे, और मेरे ख्याल में शायद उसी हैसियत से वो अपने जो बैरूनी दोस्त हैं जिनके साथ उनके ताल्लुक है, शायद उनको विन ओवर करने की कोशिश करेंगे। काफी वाइटल रोल अदा कर सकते हैं आप इसके बाद। मैंने आपको चलिए आपको थोड़ा
इंतजार करना पड़ेगा, 10 महीना एक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये आप कुछ कह सकते हैं। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में शायद और कोई खास बात होगी। आपके राब्ते हैं मियां नवाज शरीफ साहब से सर इस वक्त? राब्ता, वर्कर का राब्ता हमेशा रहता है जी लीडर के साथ। सर रहता है, तो फिर आपको ये किस सतह पर फील हुआ कि वो आपसे किनारा कशी मुस्लिम लीग नून इख्तियार करना चाह रही है? राब्ता देखें, राब्ता ये होता है कि जैसे जनरल काउंसिल का इजलास था, मैं चला गया, जब उनको जरूरत होएगी बुला लेंगे, चला जाएगा। मैं इसका बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी काम के, तो मेरे नहीं ख्याल के मुनासिब लगता है कि जाके आप इंतजार करें या आप मिलने जाए। जब उनको कोई ऐसा होगा जरूर याद करेंगे। वह मुशावरत करते रहते हैं कभी कभी वो, तो शायद हो सकता है वो भी कर। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू तो यही होती है। अगर आप ये समझते हैं, उससे पहले इंटरव्यूज़ में सर माजरत के साथ आप खुद ये बात कर चुके हैं, तो फिर तो ये सवाल बनता है जहाँ तक माजी में रहने वाली, और फिर आपका राइट है, आपका डेफिनेटली आपका ये हक़ है कि आप उसका जवाब देना चाहें या आप उसके सवाल का जवाब देना ना चाहें। पार्टी के अंदर जो कुछ इस वक्त हालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच शेख रोयल असगर साहब आपके टाइम का। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।